तरीके की राहत कहीं परेशानी का सबब ना बन जाए, इसी मुद्दे पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन शांति प्रसाद भट्ट जी अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर बयान सुना देते हैं कि कांग्रेस का इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना है, सुनिए। देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर के सरकार ने मुस्तैदी से इंतजाम किए हैं। निश्चित रूप से हमारा प्रदेश पर्यटन प्रदेश है। पिछले 2 साल से हम कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रहे, और जो चारों धामों में का जो रास्ते हैं वहां पर बड़ी संख्या में युवा जो है रोजगार से जुड़ते हैं, रोजगार उनको मिलता है, जिसको लेकर के सरकार को वहां के युवाओं को रोजगार कैसे मिले इस ओर काम कर रही है। और उत्तराखंड के अंदर कोरोना जो संक्रमण है वो ना बढ़े, इसको लेकर के जो केंद्र की जो SOP है उसका भी पालन सरकार करेगी। निश्चित रूप से हमने ये निश्चित किया है सरकार ने कि जो भी लोग, जो भी श्रद्धालु चारों धामों में आएंगे उनको हमारे पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। जब वो रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद ही वो धामों में जाके दर्शन कर सकते हैं। तो इससे हमको पता होगा कि कौन लोग किस किस राज्य से कितने लोग इन चारों धामों में यात्रा करने आए हैं, दर्शन करने आए हैं। निश्चित रूप से सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश के में संक्रमण भी न फैले और पर्यटन के द्वारा यहाँ पर चार धाम यात्रा के द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिले। बहुत ही अजब गजब की बात है। प्रचंड बहुमत की सरकार है मगर कंफ्यूजन अपार है। पहले आते हैं गणेश जोशी मंत्री उत्तराखंड के, कहते हैं कि कोविड नेगेटिव रिपोर्ट की भी जरूरत होगी, RT-PCR टेस्ट की भी जरूरत होगी। फिर आते हैं हमारे टूरिज्म मंत्री सतपाल महाराज, वो कहते हैं सैनिटाइजर मास्क है जरूरी, 2 गज बनाए रखना दूरी। उधर धन सिंह रावत जी स्वास्थ्य मंत्री आते हैं, वो कहते हैं क्या है कि डबल करेंगे की टेस्टिंग। ये सब के बीच में जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ उस पर आज उम्मीद कर रही हूं कि फाइनल वक्तव्य आया है मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने ये कहा है कि RT-PCR टेस्ट या कोई भी किसी भी तरह की चीज की अनिवार्यता नहीं रहेगी चार धाम यात्रा पर आने वाले लोगों के लिए, क्योंकि यात्रा तो 2 दिन के बाद शुरू हो जाएगी। और अगर अब भी कंफ्यूजन की स्थिति रही तो बहुत सारे लोग हो सकता है कि ना आए। हमें तो ये जरूरत है कि सरकार इस वक्त बिल्कुल क्लैरिटी के साथ जनता को बताए और अच्छी तरह से इसका प्रचार प्रसार करें, बजाय अपने कार्यों का जो ना करे हुए कार्य हैं उनका प्रसार हमारे मुख्यमंत्री जी करते रहते हैं। तो अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि अनिवार्यता नहीं रह जाएगी किसी भी प्रकार की RT-PCR टेस्ट की, कोविड नेगेटिव रिपोर्ट की। हर कोई आ सकता है, लेकिन दूसरी तरफ क्या ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है सरकार को कि जैसे कुंभ कराया गया और तीसरा वेव अचानक से आ गया, उसी प्रकार से अगर अब ये कहा जा रहा है कि चौथा वेव आ सकता है तो हम प्रिकॉशन रहे, क्या प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं इससे भी जनता को अवगत कराया जाए ताकि सावधानी ठीक प्रकार से बरती जा सके। और कोरोना टेस्टिंग कराई जाएगी या नहीं इस पर अभी स्थिति साफ नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के कहने में ये बात नहीं आई जो धन सिंह रावत जी ने कही कि अब की बार क्लैरिटी रहेगी और यात्रा किसी भी प्रकार से बाधित या प्रभावित नहीं होने दी। सुना आपने, विपक्ष सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर इतनी राहत क्यों, और जिस तरीके से देश के अंदर कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है तो ऐसे में और भी ज्यादा डर पैदा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पूरा खुला रास्ता जो है सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने खोल दिया है यात्रियों के लिए। शांति प्रसाद भट्ट जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, अपनी बात को पूरी कर दीजिए। हाँ, रीना जी, मैं ये कह रहा था कि ये जो आपका आज ये डिबेट का जो मुख्य वो है बिंदु है जी, ये राहत कहीं आफत ना बन जाए। उत्तराखंड में बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, यदि कोरोना की आफत पहाड़ों में चढ़ गई तो सबसे ज़्यादा हमारे उन बच्चों पर पड़ेगा जो अभी वैक्सीन से दूर रहे हैं। दूसरा, सरकार की व्यवस्थाएं जो मेडिकल की हैं वो बिल्कुल चरम। अगर बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम में कहीं पर भी, यमुनोत्री, गंगोत्री में कहीं भी यदि कोई बीमार होता है तो देहरादून से पहले कोई डॉक्टर उसको दवाई देने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि स्टाफ नहीं है और मेडिकल सुविधाएं पहाड़ों में है नहीं। हाई एल्टीट्यूड के ऊपर ऑक्सीजन की बड़ी कमी रहती है, हर साल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। ऐसी स्थिति में मेरी समझ से बाहर है जो सरकार कभी नागरिक के जीवन के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन करके वाई लूट रही थी, वो सरकार अब ये कैसे कह सकती है कि आओ उत्तराखंड में बिना टेस्ट के
आप उत्तराखंड को उत्तराखंड के हाल में छोड़ दो। समझ नहीं आ रहा है कि ये सरकार कंफ्यूज है, इनके मंत्री कंफ्यूजन में है। 3 दिन पहले जो मंत्री 2 आरपीटी जो टेस्ट की बात कर रहे थे कि हम किसी नागरिक को बीमार नहीं होने देंगे, बिना टेस्ट के उत्तराखंड में घुसने नहीं देंगे, क्या सरकार ये मान चुकी है? तमाम नागरिकों को चेक करने की स्थिति में नहीं है। हमारा फेलियर कहीं जनता के बीच में खुल ना जाए, इसलिए सबसे पहले अंदर जो आ रहा है, जनता को जनता के हाल में छोड़ दीजिए। यदि उत्तराखंड में इस कोरोना से कोई संकट आया तो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया को ये बताना चाहिए, केंद्र के नेताओं को ये बताना चाहिए कि आप सनातन धर्म में पर आस्था रखने वालों के प्रति आपके जो भाव हैं उनको उनके हाल पे छोड़ने के ये सही हैं या पहले आप सही थे? यदि आप पहले सही थे तो अब गलत क्यों हैं? और यदि अब आप गलत हैं तो पहले आपने लाखों लोगों को मरने के लिए क्यों छोड़ा? पहले भी आपके ऊपर आरोप घोटाले के लगे और आपके यहां पर भी उत्तराखंड में भी घोटाले आरोप के लगे। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में भारी संकट में आएगी। हम विपक्ष के नेता हैं, हमारा सरकार के कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए उनका ध्यान आकर्षित करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। मगर मुझे लगता है कि यह भारतीय जनता पार्टी बहुत ढीठ हो चुकी है। चुनाव जीतने के अलावा इनको कोई कार्य नहीं आता। ये उसी का परिणाम है कि इनके पैनल में बैठे जो है प्रवक्ता ने कह दिया जनता को जनता के हाल में रहना चाहिए, खुद अपनी व्यवस्था करे, वरना सरकार तो पूरी तैयारी देख कर चुकी है जनता को मारने के लिए। हाँ, डॉक्टर नारायण, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि जो स्थिति फिलहाल बन रही है, अब दिल्ली के आंकड़े देख लीजिए, उत्तराखंड के आंकड़े देख लीजिए, हर रोज नए मामले सामने आ रहे हैं, केस सामने आ रहे हैं। इस बीच में इस तरीके से ढिलाई दे देना सरकार की तरफ से, वो भी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में यात्री आएंगे, ना जाने कौन संक्रमित होगा कौन नहीं होगा और क्या हालात पैदा हो सकते हैं। फिलहाल की स्थिति को देखते हुए क्या आपको लगता है कि ये डिसीजन सही है? और जरा ये भी बताइएगा कि जो अभी केसेस सामने आ रहे हैं कोरोना के, वो किस तरीके से लोगों को संक्रमित कर रहे हैं और कितनी तेजी से लोग संक्रमित हो सकते हैं अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग एक साथ अगर आते हैं तो? देखिए, इसमें अगर इस बार की कोरोना की बात करें तो इस बार का जो वेरिएंट है, जैसे पिछला लास्ट ओमिक्रॉन था, अभी ये नहीं कह सकते कि जो इंडिया में अभी फिलहाल वेरिएंट है वो कौन सा है, जो अभी नया म्यूटेट किया वो है या नहीं। देखिए, ये आरएनए वायरस, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि हर 3 to 4 मंथ में म्यूटेट करता ही है। इसके म्यूटेशन जैसे फर्स्ट में कम थी, सेकेंड में जो म्यूटेशन हुई ज़्यादा खतरनाक थी, थर्ड में थोड़ा कम हुआ। अब ये मान के चल रहे हैं कि जैसे जैसे वायरस म्यूटेट करता है, इसकी या तो वायरलेस बढ़ेगी या कम होगी, इन्फेक्टिविटी बढ़ेगी या कम होगी। दोनों चीज़ें एक साथ ऐसा नहीं होता। अगर एक बार तेज़ी से कोई चीज़ ऊपर गई है तो एक समय आएगा कि उसकी वायरलेस कम होती चली जाएगी। अभी का जो वेरिएंट है उसके बारे में कहा जा रहा है कि इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत होगी, जैसे थर्ड में थी उसकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा थी, मगर उसकी वायरलेस मीन्स फेफड़ों में चिपकने की क्षमता जो सेकेंड में थी वो उसमें नहीं थी, वो अपर थ्रोट में ज़्यादा था। तो अपर करके ये इन्फेक्शन ज़्यादा दे सकता है। अब इस वेव की बात करें तो अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये वेव वाकई में उस लेवल पर जाएगी कि नहीं जाएगी। इंडिया में इसलिए थोड़ा सा डाउटफुल है कि एक तो वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज काफ़ी हद तक हो चुकी हैं, तो ये कितने पेशेंट इन्फेक्टेड होंगे या कितने पेशेंट एक बल्क में आएंगे ये आने वाला समय बताएगा। सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, जैसे अभी डिबेट हो रही थी कि जिसको वैक्सीन लगी ऐसा नहीं है कि उसको नहीं हो, डेफिनेटली उसको होगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें जो वायरुलेंस है, उसकी जो सिक होने की पावर है और फेफड़ों को इन्वॉल्वमेंट वो काफ़ी कम होगा इस वजह से, मगर वो दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये एक जो ये भी अभी ये जो चारधाम यात्रा के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें अगर कोई पेशेंट एंटर करता है, डेफिनेटली ऐसे पेशेंट बहुत से होंगे, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर बोलते हैं हम उनको। तो हो सकता है कि वो अगर इस तरह से एंटर कर जाए तो दूसरे को इन्फेक्ट करे। अभी तक के जो केसेस रिपोर्टेड हैं इस वेव में वो इतने सिक या इतनी खराब कंडीशन में नहीं है। इसका 2 ही रीज़न हो सकते हैं। एक, पहली इसकी वायरुलेंस कम हुई है, इन्फेक्टिविटी ये है कि किसी को तेजी से इन्फेक्ट कर सकता है, मगर उसको सिक करने को वायरुलेंस बोलते हैं हम, तो वो इसकी कम है। तो हो सकता है कि बहुत से अभी 5 लोग हैं, उनमें से किसी को है, कोई सिम्टम नहीं है, मगर वो दूसरे को दे सकता है अगर उसकी इम्यूनिटी कम है। अब इस वायरस के बारे में हमारा ये प्रेडिक्शन ये है कि ये वायरस उनको ज़्यादा इन्फेक्ट करेगा जो तो एक तो नॉन वैक्सीनेटेड हो या मल्टीपल डिजीज से इन्फेक्टेड ज़्यादा हो। तो अब अगर मास्क और अगर सोशल डिस्टेंसिंग किसी भी क्राउडेड एरिया में नहीं होगी तो इन्फेक्शन रेट तो बढ़ेगी। ऐसी कंडीशन में जब आप वो ऐसे केसेस में जब इन्फेक्टिव पेशेंट ज़्यादा होंगे तो उनका डायग्नोसिस भी ज़्यादा होगा कि हाँ इतने केसेस बढ़ गए हैं।
तो देखिए कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकता है, बट हम ये सोचें कि हर चीज़ को बैन करके नहीं चल सकते। एक बार जो गवर्नमेंट लेना चाहती है, मैं गवर्नमेंट के पक्ष में नहीं बोल रहा, मैं नॉर्मल सी बात बोल रहा हूँ कि हम अगर चौथी वेव की तरफ एंटर कर रहे हैं तो एक चांस लेना बनता है, मगर हाँ एकदम खुली छूट देना भी बहुत बेहतर नहीं होगा, रिस्क तो रहेगा इसके अंदर। बिल्कुल, तो बैन की तो बात ही नहीं है डॉक्टर साहब, क्योंकि यहाँ